तो शुरू करते हैं। इसमें बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न और ये टोटली अम, बिहार का ही होगा, बिहार ओरिएंटेड ही होगा। ये जो मैंने ये मेरा सोर्स है, वो सोर्स है एक आईपीएस है महेश कुमार बर्नवाल सर, आदित्य कुमार मनीष सर, तो जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है। तो ये वो किताब है और ये किताब इजीली मार्केट में अवेलेबल है और मेरे हिसाब से अभी प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब है रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन कर लेके नहीं, अगर डिटेल में नहीं पढ़ना है और इन शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाना है, तो ये सबसे बेस्ट किताब है। तो इसी किताब को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो हिंदी मीडियम वाले इसको आराम से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले, चूँकि कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसे सुन सकते हैं, ठीक है? क्योंकि याद होने से मतलब है। और चूँकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम में अपने सारे आंसर लिखता हूँ, बट मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अ, मैं जो फैक्ट्स हैं, स्पेशली बिहार स्पेशल, वो हिंदी में पढूँ, ताकि हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा एक तरह से है, ठीक है? जो हमारी बोली है वो हिंदी ही है, तो हिंदी में चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बिहार इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो बिहार में धातु प्रस्तर युग के अवशेष चेचर, जो कि वैशाली में है, सोनपुर यहाँ छपरा सारण में, और चिरांद छपरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? क्या चीज़? धातु प्रस्तर युग, ठीक है? मौर्यकालीन अभिलेख रामपुरवा एवं लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे ये लौरिया अरेराज? ये आप बताइएगा, ठीक है? बिहार में गढ़वाल के अधिपत्र का प्रमाण मनेर त्राम से प्राप्त हुआ है, ठीक है? पाल शासकों के संबंध में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। बिहार से प्राप्त पहली दो भाषा का अभिलेख शेरशाह से संबंधित है। तो यहाँ पे ये है कि अंगुत्तर निकाय जो है वो बुद्धिस्ट का है, ठीक है? और ये भी पूछता है जैन से, तो जैन और बुद्धिस्ट दोनों के टेक्स्ट में पाया गया। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो अंगुत्तर निकाय है और जैन टेक्स्ट जो है वो भगवती सूत्र है, ठीक है? प्राचीन भारत के संबंध में बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय से महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ 40,000 ईसा पूर्व से होता है। पूर्व ऐतिहासिक काल के कुल्हाड़ी, चाकू एवं मृदभांड जैसे अवशेष प्राप्त होते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से तथा त्रामपत्र युग के अवशेष चिरान चेचार से प्राप्त होते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर ही देखा है, ठीक है? शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आर्यों का आगमन की चर्चा है। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य विदेह को कहा जाता है। बिहार में स्थित वज्जी राज्य 8 कुलों का एक संघ है। वज्जी के बारे में भी लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली है। मतलब पहला जो रिपब्लिक था, वो कहाँ पे था? तो वैशाली में, ठीक है? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ग्रीवराज थी, ठीक है? सियर उल सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबातई ने की थी, ठीक है? यह भी बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो कौन? तो सियर उल मुताखरीन की इसकी रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबातई ने। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो पूछता है कि नॉर्मली एक मैंने क्वेश्चन देखा था, मॉक टेस्ट में आया हुआ था कि महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि महाजनपद में से कुछ-कुछ जगह का जो अभिलेख है वो अथर्ववेद में भी है, ठीक है?
लेकिन हमें जो जानकारी जो हमें टिक करना है वो होगा, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है भगवती सूत्र, और अभी क्या पढ़ा है हमने यहाँ पे, और अंगुत्तर निकाय। ठीक है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय ये हम टिक करेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? मगध, अंग और वज्जी, ये हमारे बिहार में। अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो भागलपुर, भागलपुर, मुंगेर, ये हमारा क्या हो गया? अंग महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिहार में महाजनपद। 16 महाजनपद थे। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। उस समय भारत के 16 महाजनपद में से 3 अंग, वज्जी और मगध, अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया, बिहार में थे। बात करते हैं अंग महाजनपद के बारे में। तो अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, हियन सांग ने इस स्थान को चेम्पो कहा है। इस राज्य में कुल 25 राजा थे। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले शामिल थे। इसकी राजधानी चंपा थी, और इसके अंतिम 3 राजा क्रमशः थे। कौन थे? दधिवाहन, दृढ़वर्मन, ब्रह्मदत्त। ठीक है, मगध राजवंश के राजा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त के समय इस राजा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, वज्जी संघ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवी गणराज्य था, जो वैशाली एवं मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था। इस वज्जी संघ में कुल 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञानत्रिक, लिच्छवी एवं वज्जी शक्तिशाली कुल थे। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, तो इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता है। संस्था में सभी राजाओं का समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मगध राजवंश के बारे में। तो मगध राजवंश जिससे जिसका सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, में गंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित जिले पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसकी पहले राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मगध समझ में आ गया। पहले कहाँ था? राजगीर, और उसके बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो किसने किया था ये काम जो है, वो किसने किया था? उडाइन, उदाइन या उडाइन जो थे, इन्होंने राजगीर से चेंज करके पाटलिपुत्र, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बृहद्रक, बृहद्रक बृहद्रथ वंश स्थापना। बृहद्रथ जो चेरी चेदीराज वसु के सबसे बड़े पुत्र थे, ने मगध में अपना शासन स्थापित किया और प्रसिद्ध बृहद्रथ राजवंश की स्थापना की। ठीक है, इसके जो सबसे पहले पढ़ेंगे जरासंध के बारे में। जरासंध इस वंश में 10 राजा थे, जिनमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने चेदी, अंग, पुंड्र, वंगा एवं कलिंग पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। जरासंध का वध भीम द्वारा किया गया, कृष्ण की सहायता से। उनकी राजधानी गिरिवराज या राजगिरी, जिसे वसुमती भी कहा जाता है, सहदेव जरासंध का पुत्र था, के बाद 22 राजा हुए। रिपुंजय आखिरी व्यक्ति था
जिसे उसके मंत्री पुलिका ने मार डाला था, जिसने फिर अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बुद्ध का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। एक राजकुमार का जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, आधुनिक नेपाल में एक शाक्य राजकुमार के रूप में हुआ था। कपिलवस्तु का साम्राज्य। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जिसमें उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और विलासिताएं प्राप्त थीं। उनके पिता राजा सुद्धोधन कपिलवस्तु के छोटे से साम्राज्य पर शासन करते थे। कौन सा था? कपिलवस्तु। उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और उनका राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। गौतम संसार के सत्य की खोज में विश्व त्याग करना चाहते थे। वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शांति और ज्ञान की तलाश में वह अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। वह अपने घोड़े, कंथक और सारथी चंडक के साथ बिना किसी की सूचना के वह शहर में चले गए। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 35 वर्ष की आयु में बोध गया, आधुनिक बिहार में गया के पास में निरंजना नदी, जो गया के पास फल्गु नदी से मिलती है, के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब से उन्हें बुद्ध तथा या तथागत या शाक्य मुनि के नाम से जानने लगा। उन्होंने उन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष दुनिया भर में घूमते और उपदेश देते हुए बिताए। उन्होंने सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल साम्राज्य की राजधानी है, उसमें दिया। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित और उदयन जैसे राजा उनके शिष्य बने। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण के बारे में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 843 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया मल्लू की राजधानी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु का कारण उनके शिष्य चुंद द्वारा दिया गया भोजन था। उनके अवशेष को 8 भाग में बांटकर उन पर एक स्तूप बनवाया गया। उनके जन्म और मृत्यु की तारीख चीनी परंपरा पर आधारित है। उनके 3 रत्न थे, जिसको त्रिरत्न बोला जाता है। बुद्ध धर्म संघ, मतलब बुद्ध वह प्रबुद्ध व्यक्ति है जिन्होंने हमें बौद्ध का मार्ग दिखाया। धर्म बुद्ध की शिक्षाओं का समूह है, जो हमें जीवन के सत्य को समझने में सहायता करता है। संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय है जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता है। बुद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म के बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर दिया जाता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर विश्वास किया जाता है। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। हीनयान के मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अरहत। महायान बोधिसत्व। महायान में बोधिसत्व एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधिसत्व वे बुद्ध हैं जो स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के बजाय दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए दुनिया में रहते हैं। वे बुद्ध की मूर्ति का पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। अवतारवाद का विचार महायान में भी प्रचलित है।
जिसके अनुसार बुद्ध विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, जैसे हमारे हिंदू सभ्यता में होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जो संगीति, ठीक है? या फिर इसी को हम इसमें क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, इसे हम काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल, ठीक है? तो इसमें जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, इसमें जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसमें फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, इसके स्थान ये इम्पोर्टेंट है और शासक ये इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन हार्ड करना हो तो अध्यक्षता पूछता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्थान और शासक के ऊपर जाएंगे। तो प्रथम फर्स्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुआ था। इसके शासक उस समय शासक थे अजातशत्रु। सेकंड वैशाली काला अशोक, थर्ड पाटलिपुत्र अशोक, और फोर्थ कश्मीर उस समय राजा थे कनिष्क। तो ये याद करने का तरीका, सबसे पहले पटना को हम सेंटर मान लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक गाड़ी आया राजगीर से, सबसे पहले आया वैशाली, उसके राजगीर से वैशाली आया, वैशाली के बाद वापस से पटना, और पटना से हवाई जहाज लेके कश्मीर चला गया। तो एक हमारे बुद्ध भगवान थे। बुद्ध भगवान ने सबसे पहले क्या किया, राजगीर से आए वैशाली, ठीक है? वैशाली है क्योंकि भैया सबसे पहले वैशाली में ही जाएंगे, ठीक है? वैशाली गए, वैशाली से गांधी सेतु से ब्रिज क्रॉस करके और पटना आ गए, और पटना एयरपोर्ट से और फ्लाई करके चले गए कश्मीर, ठीक है? तो शासक कौन थे? सबसे पहले अजात शत्रु, अजात शत्रु, उसके बाद गए तो कालाशोक, क्योंकि बहुत देर ट्रैवलिंग किए थे तो कालाशोक, फिर उसके बाद धो धा के आए अशोक, ठीक है? और वापस से कश्मीर गए तो कनिष्क, ठीक है? तो क से कश्मीर, क से कनिष्क, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में अगर बात करें तो इसके संस्थापक और तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है? और इसमें जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर होते हैं, इसमें टोटल 4 तीर्थंकर जो थे वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? जैन में, ठीक है? उसमें चारों तीर्थंकर में जो है वो एक तो सबसे पहले आ गए ऋषभ देव। ऋषभ देव के बाद आ गए पारसनाथ, ठीक है? नीचे लिखा ही हुआ है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर, ठीक है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हम महावीर को ही मानते हैं, ठीक है? टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है? और जिन्होंने अपने समय में इसका प्रचार किया, ठीक है? तो सबसे पहले ऋषभ देव के बारे में बात करते हो तो प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, और इनका जो सिंबल है वो था बुल, ठीक है? पारसनाथ का जो सिंबल था वो था स्नेक, और हमारे महावीर का लायन, ठीक है? तो हमारे महावीर स्वामी का जो सिंबल है वो लायन है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है। ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव का जो सिंबल है वो बुल है, पारसनाथ का स्नेक है, महावीर स्वामी का लायन है, ठीक है? इनके कुछ उपदेश है कि ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना का त्याग करना, ठीक है? अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग करना, और संसार से वैराग्य का, ठीक है? महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चलिए जानते हैं। आराम से बैठेंगे और स्लोली स्लोली सारी चीजों को पढ़ेंगे, मतलब शांति से सुनेंगे, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के जो निकट है वहां हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे, और माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनुजा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर तपस्या के लिए वन गमन किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
42 वर्ष की आयु में उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पर्वत जो कि राजगीर है वहां पर दिया और जीवन भर मोक्ष का मार्ग दिखाया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, ये महावीर जो भगवान होते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती है, निर्वाण प्राप्त हुए। महावीर ने बिहार के विभिन्न स्थानों जैसे चंपा, नालंदा, वैशाली, पावापुरी और गया का दौरा किया। शिक्षाओं का ध्यान अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह था। दोनों का मतलब मैंने ऊपर लिस्ट बता दिया। ब्रह्मचर्य पता ही है, ठीक है। और अपरिग्रह मतलब समान या फिर मेटेरियलिस्टिक चीजों का त्याग, ठीक है। जैन भिक्षुओं के लिए ये 5 महाव्रत अनिवार्य माने गए हैं। अहिंसा, अच्छा चलिए अभी हम लोग नीचे इसको देखेंगे भी। अहिंसा तो प्राणियों के प्रति करुणा एवं हिंसा न करने का व्रत। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब किसी भी वस्तु का चोरी नहीं करना। अपरिग्रह संपत्ति का त्याग और संसार से वैराग्य। ब्रह्मचर्य यौन इच्छा से संयम, ठीक है। त्रिरत्न, इनके भी त्रिरत्न थे, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा था बुद्ध के समय भी त्रिरत्न थे, ठीक है। बुद्ध, धर्म, संघ, ऐसा था ना। बुद्ध, धर्म, संघ। एक बार चेक कर लें क्या पढ़ा था हमने। हाँ सही है, बुद्ध, धर्म, संघ। त्रिरत्न। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि निम्नलिखित का पालन करके प्राप्त की जाती है। संपक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, संपक्क कर्म सही आचरण, संपक्क श्रद्धा सही विश्वास। मुख्य संप्रदाय। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के मुनि नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि सफेद वस्त्र पहने रहते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं। जैन धर्म में तीर्थंकरों को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त और मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। पंच महाव्रत। महावीर ने जैन मुनियों के पालन के लिए 5 महाव्रत दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन धर्म में सभी जीवों को समान माना जाता है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण और वह शुद्धता, सदाचार और त्याग का जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। आंग, उपांग, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, भव्यांग, कल्पसूत्र। आंग के बारे में बात करते हैं। ये जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनमें भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन है। उपांग, ये ग्रंथ अंगों की व्याख्या करता है और जैन धर्म के सिद्धांतों को विस्तार में समझाते हैं। आचरांग सूत्र, इस ग्रंथ में जैन मुनियों के आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं। यह ग्रंथ जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस ग्रंथ में जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन और कथाओं का वर्णन किया गया है। यह जैन धर्म भव्यांग हो गया। कल्पसूत्र के बारे में बात करते हैं। यह जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख है। अब हम लोग इसमें जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़े थे तो इसमें जैन काउंसिल भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जैन काउंसिल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी उपलब्ध करेंगे। तो इसमें बेसिकली दो जैन काउंसिल पढ़ेंगे, फर्स्ट जैन काउंसिल और सेकंड जैन काउंसिल। ऑब्वियसली समय रेखा 300 ईसा पूर्व, समय रेखा सेकंड का 512 ईसा पूर्व। स्थान याद रखेंगे, पहला पाटलिपुत्र,
जो कि पटना है, और वल्लभी जो कि अभी का गुजरात है। ठीक है। इस समय इनका जो ये था, टाइम पीरियड था, इसमें जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो रूप में बट गए थे। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। सेकंड काउंसिल में बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि 12 अंग और 12 उपंग का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है। इसके जो हेड कर रहे थे फर्स्ट जैन काउंसिल के, वो कर रहे थे शूलभद्र। ठीक है। और सेकंड काउंसिल के, सॉरी, फर्स्ट काउंसिल के कौन करते थे? शूलभद्र। और सेकंड काउंसिल के कर रहे थे देव देवर्धि देवर्धि कर्म शम, थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग है, सम सरमना, या फिर हाँ शम सरमना। अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है। बट फैक्ट्स जो है वो क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जैन और बुद्ध जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हर्यंक वंश के बारे में। ठीक है। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश की स्थापना की। किसने की? बिंबिसार ने। बिंबिसार एक कुशल शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हर्यंक वंश की अंतिम शासक नाग दशक का अंत किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। लगभग 131 वर्ष तक इन्होंने हर्यंक वंश ने राज किया। ठीक है। तो ये जो है मगध हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। मगध के ये सारे, ठीक है। तो इसके राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बिंबिसार। तो हर्यंक वंश का नींव किसने रखा? बिंबिसार ने। इन्होंने अपने शासन काल में कई राज्य को जीतकर ब्रह्मदत्त, जैसे कि ब्रह्मदत्त को हराकर, जैसे हम लोग पीछे पढ़ा कि ब्रह्मदत्त को हराकर अ, अंग को जीता और मगध साम्राज्य में उसे मिला लिया। ठीक है। वो कूटनीति का भी उपयोग करते थे, जैसे कि मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित किए। उसके बाद वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जैसे कि अ, प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली की चेतक की पुत्री चेलेना से, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं कि प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली की चेतक की पुत्री चेलेना, और मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से। ठीक है। तो बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बुद्ध का आदर किया। राजधानी उनका राजगृह था, राजगृह को अपना राजधानी बनाया। और बिंबिसार के बाद उनका उत्तराधिकारी जो हुआ वो अजातशत्रु हुआ। ठीक है। अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने 493 ईसा पूर्व में अपनी गद्दी को संभाला, मगध राज को। और ये एक सशक्त राजा थे। ठीक है। काफी ही पावरफुल और बोले तो काफी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडर थे। ठीक है। और इन्होंने कई युद्ध लड़े। ठीक है। उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की, जो कि उस समय एक शक्तिशाली गणराज्य था। अजातशत्रु ने शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और जैसे हमने जस्ट पहले पढ़ा था कुछ देर पहले कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक। थर्ड
अशोक, फोर्थ कश्मीर तो कनिष्क। ठीक है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और उनके बाद उनका पुत्र उदयन ने शासन किया। ठीक है। और उदयन ने आते आते सबसे पहले क्या किया कि राजगृह से अपना कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र बदल दिया। ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में बात करें तो अपना पटना गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित है और एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बनता है। ठीक है। साम्राज्य का विस्तार। उदयन ने भी अपने पिता की तरह साम्राज्य का विस्तार किया और मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। उदयन ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया और अपने शासनकाल में कई भव्य भवन और मंदिर बनवाए। उदयन के बाद नागदशक ने शासन किया और यह हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। हर्यंक वंश में उपनाम बिंबिसार हर्यंक वंश की स्थापना इसमें श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यंक वंश को ही हंता वंश भी कहा जाता है बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाला, इसीलिए हंता वंश भी इसे कहा जाता है। बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कजिया आधुनिक या फिर काशी ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक है। बात करते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का स्थापना महापद्मनंदन ने किया था। इसका समय था चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र। महापद्मनंद ने कलिंग को विजित किया और वहां से जिन की मूर्ति या महावीर का मूर्ति उठा लिया। नंदवंश के शासक मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सफल रहे। नंदवंश के पास एक विशाल सेना थी जो उस समय की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। कृषि एवं व्यापार। नंद शासकों ने कृषि एवं उपकार को काफी बढ़ावा दिया। सिकंदर महान जो सिकंदर ग्रेट था ने नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया लेकिन वह भारत में आगे नहीं बढ़ पाया। नंद वंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। धनानंद घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति सलाह दी और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और इसे अफगानिस्तान से बंगाल तक प्रसारित किया। तो यहाँ पे बहुत सारी कहानी है। मैं चाहूँ तो बहुत सारी कहानी ऐसे बना सकता हूँ कि मतलब कैसे चीजें घटी, बट एज यूजुअल ये लेक्चर है, मतलब नॉर्मल लेक्चर नहीं है, जस्ट है कि रिवीजन। ठीक है। तो आप आंख बंद करें, कान को खुले रखें और शांति से सुने ताकि आप रिकॉल कर पाए कि आपने क्या पढ़ा है। ये नॉर्मल पढ़ाने वाला लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है, तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट कहानियां इसमें गायब होंगी। ठीक है। तो जस्ट एक ये है रिवीजन के लिए। ठीक है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके गुरु चाणक्य थे और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य था। वे अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सिंधु नदी दैट इज इंडस रिवर को दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा बनाई। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त को दान में दे दिया और अपनी पुत्री कोर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहां तपस्या किया और संलेगना पद्धति द्वारा अपना जीवन समाप्त कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया और इन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की। ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव।
चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो इनके दरबार में ही रहता था और इन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया जो उस समय की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। इनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में उपवास की थी, जो कि आज कर्नाटका में स्थित है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना जीवन समाप्त किया। इसके बाद आते हैं हमारे बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और यह आजीविका संप्रदाय से संबंधित थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र गोसाल थे। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ था। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विस्तारवादी नीति का पालन नहीं किया, वे शांतिपूर्ण नीति को अपनाया। बिंदुसार के दरबार में कई विदेशी राजदूत आए। सेल्यूकस निकेटर के पुत्र एंटिओकस ने मेगास्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात है था। वायु पुराण के में इन्हें भद्रसार बुलाया जाता था। बिंदुसार और सीरिया के बीच संबंध के बारे में बात करें तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटिओकस फर्स्ट ने डायमेकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं बीटी से, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं बडी, तो वैसे याद करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत जो था, एम्बेसडर था, वो डायमेकस था, ठीक है। इसी तरह मिस्र के शासक टामेली द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। तो बी डी से याद रहेगा, डायमेकस और डायोनीसियस, ठीक है। इस राजदूत के आदान प्रदान में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध हुए। इन राजदूतों के माध्यम से भारत और पश्चिमी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से दार्शनिकों को भेजने का अनुरोध किया था, यद्यपि यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। बिंदुसार के समय मंत्री परिषद के प्रधान को खल्लाटक कहा जाता था। अशोक अशोक के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक का जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बिंदुसार का पुत्र था। उसने 269 ईसा पूर्व में अपना सिंहासन संभाला। उसी वक्त वह अवंती का राज्यपाल थे, ठीक है। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक अपने शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक बहुत ही दुखी हुए और उनका हृदय हृदय परिवर्तन हो गया, जिसमें उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। यह जो इस वर्णन को 13वीं शिलालेख या फिर 13th रॉक एडिक्ट से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने धम्म नामक नई नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना था। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने धम्म के सिद्धांतों का वर्णन किया। यह शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई
अनुयायी भेजे। साथ ही उसने श्रीलंका, सीरिया, मिस्र आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक का योगदान। अब बात करते हैं अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से बाहर कई देशों में फैल गया। अशोक ने शांति और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने समाज सेवा के कार्यों को बढ़ावा दिया। उसने अस्पतालों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण करवाया। जैसे चिकित्सा का वर्णन अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है। सेकेंड रॉकेट एक्ट, इसके 13 रॉकेट एक्ट था। अशोक ने अपने राज्य में लोक कल्याण के कई कार्य किए। इन्होंने उसने किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के हित में कई कानून बनाए। जैसे उसके तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को आदेश है कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना ही है। मास्की, गुर्जरा, उदेगोलम तथा नेतुर में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त शिलालेख में अशोक का नाम राण्यो अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा जाता है। बात करते हैं अहरार अभिलेख में कहा गया है कि अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ग्रीक एवं अमेरिक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाज गढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त हुआ। शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख की खोज पद्रेटी फेलेंथर ने 1750 में की थी। इसकी संख्या 14 है। अच्छा, मैंने ऊपर 13 बताया था, 14 रॉकेट एक्ट है, ठीक है। जबकि इसके सबसे पहले इसमें सबसे पहले जेम्स प्रीसेम ने 1837 में पढ़ा था। अशोक स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौशाम्बी में एक अभिलेख है, उसे रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। अशोक के सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा से प्राप्त हुए हैं। अशोक का सर एक गुना शिलालेख ग्रीक और आरामी भाषा में लिखा गया है। तो ये इसके टोटल, अच्छा ये 7 जो है वो शिलालेख है, 14 शिलालेख है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी है। तो 14 रॉकेट एक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, इसे पढ़ लेना। अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। केंद्रीय केंद्रीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा बहुत ही संगठित था। प्रशासन के केंद्र में सम्राट होता था, जो सभी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख होता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद का उल्लेख है। साम्राज्य के को कई प्रांतों या जनपदों में विभाजित किया गया था, जिनकी देखरेख कुमार या आर्यपुत्र या राजकुमार करते थे। ये प्रांत और छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटे गए थे, जिनकी देखरेख विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रांत को चक्र कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। नगरों का प्रशासन नगराध्यक्ष नागरिक द्वारा संचालित होता था। 30 सदस्यों की एक मंडल जो 6 समिति में विभाजित थी, नगर का प्रशासन करते थे। मौर्य प्रशासन की कर व्यवस्था व्यवस्थित थी। कृषि पर कर, व्यापार पर कर मतलब भूतक, शुल्क और अन्य प्रकार के कर लगाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रहण की विस्तृत जानकारी मिलती है। पंकोदक सनीरोधे कर सड़क पर कचरा फैलाने के लिए लगाया जाता था। अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत करूं तो आई एम सॉरी, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी ये सब बड़े शब्दों में थोड़ा टाइट है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था
भी अत्यधिक विकसित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। महा जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था, लेकिन प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय थे। पर चोरी के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य की एक सशक्त सेना थी, जिसे 4 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया था: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना। सेना का मुख्यालय पाटलिपुत्र में था और इसे महासेनापति, मुख्य सेनापति या नायक द्वारा नियंत्रित किया जाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग या फिर गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मात्य सर्वनाम अधिकारी के अधीन थे। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में चर या गुण पुरुष कहा जाता था। ये गुप्तचर विभिन्न रूपों में समाज के अलग-अलग हिस्सों में घुसपैठ करके सूचनाएं जुटाते थे और सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की प्रमुख मार्गदर्शन ग्रंथ था, जिसे इसमें राज्य प्रशासन, आर्थिक नीतियों, सैन्य रणनीतियों और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अशोक के शासनकाल में धार्मिक और सामाजिक नीतियों पर विशेष जोर दिया गया है। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया और धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के चौथे शिलालेख में धम्म का वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य सम्राट, प्रांत, फिर जिला निकाय, इसको प्रधान स्थानिक बोला था, फिर स्थानीय ग्राम, फिर द्रोणमुख, खरवाटेक, संग्रहण और ग्राम प्रधान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अवसंरचना। अशोक के भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्तंभ पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसमें 4 सिंहों का शीर्ष है। इसमें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। स्तंभों पर अशोक के धर्म संबंधी आदेश धम्म लिपियां खुदी हुई हैं, जो शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करती है। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों की स्थापना की, जिन पर उनके धार्मिक आदेश और सामाजिक नियम खुदे हुए हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इनमें प्रमुख शिलालेख हैं गिरनार शिलालेख, बाजगढ़ी शिलालेख और धौली शिलालेख। अशोक ने सारनाथ में धार्मिक स्तूप का निर्माण कराया, जो बुद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्तूप बुद्ध कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। अशोक ने कई बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण कराया। इनमें नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र शामिल हैं। अशोक ने बुद्ध भिक्षुओं के लिए धर्मशालाओं और अन्य सुविधाओं का भी निर्माण कराया। मध्य प्रदेश की सांची में स्थित महान स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इनके इसके चारों ओर तोरण द्वारा प्रवेश द्वार बौद्ध कला की उत्कृष्ट उत्कृष्ट कृतियां हैं। अशोक ने कई गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका उपयोग बुद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और आवास के लिए किया जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, जो बिहार में स्थित है। बराबर और नागार्जुनी। सारनाथ और अशोक चक्र। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर स्थित अशोक चक्र का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचना है। यह 24 तीलियों वाला चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है और यह धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है, जो धर्म, नैतिकता और न्याय का प्रतीक है। इसके बारे में बात करते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की स्थापना
किसने की थी? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। इन्होंने बंगाल के स्थानीय प्रमुखों द्वारा राजा चुना गया था। उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने बंगाल को एकीकृत करने का प्रयास किया। गोपाल ने अराजकता के दौर में सत्ता प्राप्त की और स्थापित किया। उसके बाद बात करते हैं गोपाल के बाद धर्मपाल। धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कन्नौज की त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया। उस इसने उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। देवपाल के बारे में बात करें तो देवपाल ने पाल साम्राज्य का और विस्तार किया, साथ ही कश्मीर, असम और ओडिशा तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। देवपाल ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का संरक्षण किया। बौद्ध धर्म का संरक्षण। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया। उन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार प्रमुख थे। बौद्ध के महायान और वज्रयान शाखाओं का विकास भी पाल वंश के दौरान हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शैक्ष शैक्षिक संस्थान। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। तो यह प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें पाल शासकों ने संरक्षित किया। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो धर्मपाल द्वारा, ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय पाल काल में नेतृत्व हुए। पाल काल में कई लेखकों का विकास हुआ, जिनमें सुरेश्वर, वंगसेना, गदाधर वैद्य और जीमुत वाहन शामिल हैं। गोपाल ने वरेंद्र पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया और उनका बेटा धर्मपाल एक कुशल प्रशासक था, जिसने आर्थिक समृद्धि का नेतृत्व किया। पाल शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ रक्षक है। इसी का पालन करते हुए पाल वंश के राजाओं ने प्रजा की रक्षा की। पाल वंश ने अद्वितीय वास्तुकला का विकास किया, जिसमें स्तूप, मठ और मंदिर शामिल हैं। सोमपुरा, महाविहार, नालंदा और विक्रमशिला के अवशेष आज भी उनकी स्थापना कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजनीतिक और संघर्ष और पतन। पाल वंश का प्राय राष्ट्रकूट और अ, प्रतिहार राजवंशों से संघर्ष होता रहता था। यह संघर्ष कन्नौज के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में जाना जाता था। 10वीं शताब्दी के अंतिम अंत में पाल साम्राज्य के कमजोर होने के कारण कायस्थों ने सत्ता में आने का प्रयास किया। कायस्थ शासकों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक सेन, इसके बाद सेन वंश के बारे में बात करते हैं तो इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था और इसके प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन थे। 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को पराजित किया और बंगाल पर शासन करना प्रारंभ किया। यह पाल वंश के पतन का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्नाट कर्नाट वंश के बारे में। तो इसके कर्नाट वंश में जो है नान्य देव जो थे, सबसे पहले कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव ने की थी। वह मूलतः कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और उन्होंने मिथिला में अपना सत्ता स्थापित किया। नान्य देव ने मिथिला को अराजकता से बाहर निकाला और क्षेत्र में स्थिरता और शांति की स्थापना की। उन्होंने कर्नाट वंश की नींव रखी और मिथिला को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सिमरावगढ़ को इसे राजधानी बनाया गया, अब वो जो कि अभी नेपाल में है। अब इसके कुछ प्रमुख शासक हैं। गंगा देव या फिर गांगेय देव।
नान्यदेव के बाद उनके पुत्र गंगादेव ने शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और राज्य का विस्तार किया। गंगादेव ने प्रशासनिक सुधार किए और मिथिला के विकास में योगदान दिया। उनके शासनकाल में मिथिला में कला, संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। शासनकाल उसके बाद नरसिंह देव आते हैं। नरसिंह देव गंगादेव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव ने शासन किया। उनके शासनकाल में मिथिला में शांति और समृद्धि बनी रही। नरसिंह देव ने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल के सेन शासक से संघर्ष किया। बख्तियार खिलजी को नटराजन नजराना भेंट किया। धर्म स्वामिनी ने इस क्षेत्र में तुगरील तुगन ने के असफल अभियान के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। मिथिला पेंटिंग कर्नाट वंश के समय मिथिला पेंटिंग की शैली विकसित हुई। इस कला को स्थानीय रूप में मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाट वंश का पतन 14वीं शताब्दी के अंत तक हो गया था। 14वीं शताब्दी में तुगलक आक्रमणों और स्थानीय विद्रोहों के कारण पतन शुरू हुआ। अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, जो एक महान समाज सुधारक थे। उनके समय में पंजी प्रबंधक का विकास हुआ। पतन के बाद मिथिला पर विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, अभी जो टाइम लग रहा है वो एंशिएंट में ही लग रहा है। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जिनके बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में सीमित जानकारी उपलब्ध है। श्रीगुप्त का शासनकाल और उनके कार्यों का विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है। उसने संभवतः उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया और कोई शासनकाल के बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बात करें जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट। बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और जिससे उन्हें मगध और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करने में सहायता मिली। समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक बने। इन्होंने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनका प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस गुप्त साम्राज्य की सैन्य विजय और प्रशासनिक क्षमताओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो समुद्रगुप्त के पुत्र, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया, इन्होंने शक साम्राज्य को पराजित किया और गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का समृद्ध विकास हुआ। इसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो कुमारगुप्त जो प्रथम थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, जिन्होंने समाज का विस्तार जारी रखा और अपने शासनकाल को स्थिरता प्रदान की। और इन्होंने कई बुद्ध और हिंदू मठों को संरक्षित किया। इसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त के पुत्र थे, जिन्होंने हूण आक्रमणों के खिलाफ युद्ध लड़ा। स्कंदगुप्त और हूणों को पराजित किया, लेकिन इन आक्रमणों के कारण साम्राज्य का शक्ति कमजोर हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ, जब हुन आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकारी विवाद में भी गुप्त साम्राज्य की शक्ति को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मुगल का प्रभाव प्रमुख था। ठीक है? कला और वास्तुकला। इस इनकी गुप्त साम्राज्य की कुछ विशेषताएं बात करते हैं। तो गुप्त काल में कला और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ। अजंता की चित्रकला भी इसी काल की है। मथुरा और गंगाधर कला शैलियों का समन्वय हुआ।
दशावतार मंदिर, देवगढ़, कैलाश मंदिर, उज्जैन और अन्य क्षेत्रों में मंदिरों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। कालिदास, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा जैसे महान साहित्यकार गुप्त काल में हुए। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी इसी काल में थे। सांस्कृतिक साहित्य और महत्वपूर्ण विकास हुआ। गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और कई धार्मिक मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान। इसके साथ हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में लोग मेडाइवल देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। धन्यवाद।